चलो बाबू गप नहीं करो। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए ग्रुप थ्योरी। इसमें आज होगा क्लास नंबर 10। इसमें हम बता रहे थे चैप्टर ऑटोमॉर्फिज्म पर क्वेश्चन। ऑटोमॉर्फिज्म में बताए थे पिछले क्लास में क्वेश्चन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दो ग्रुप का प्रोडक्ट, तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट बता रहे थे, उसी पर बेस एक क्वेश्चन बताए थे। और आज उसका अगला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम लिखा चुके थे आप लोग को, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। तो लास्ट में क्या क्वेश्चन था बाबू? एक क्वेश्चन हम लिखाए थे आप लोग को, तो आज हम उसी क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। देखो, हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज होगा आपका क्लास नंबर 10। एक क्वेश्चन लिखाए थे, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या था बाबू रियांशु? दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्रॉस, यह एक सेट था E2, ठीक ना, और E1 क्रॉस G2, यह एलिमेंट था G1 क्रॉस G2 का, ठीक है, वह नॉर्मल सब ग्रुप था G1 क्रॉस G2 का। तो क्या करा हुआ आइसोमॉर्फिज्म होगा। जब ये दो ग्रुप को अगर गुना करोगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो उस ग्रुप का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। तो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लंबा लंबा क्या है, इसमें दो क्वेश्चन, इसलिए कल क्वेश्चन नहीं बताए थे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिखो आंसर। आंसर लिखते जाएंगे बाबू कि मान लिया कि G1 और G2 दो ग्रुप है, तो वह जो एक एलिमेंट है, तो लिखा हुआ था जब ये दो ग्रुप है और एक फंक्शन होगा, दो ग्रुप का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, उसका मतलब उस ग्रुप का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। क्लियर? चलिए, तो हम मान लेते हैं बाबू कि लेट G1 और E1, G1 क्रॉस E2 था ना, तो यहाँ E2 ले लो। G1 और E2 एंड यह H1 और E2, यह एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का। तो मान लेते हैं यहां से, नाउ अगर दो एलिमेंट है वह सब ग्रुप होगा, तो आपने कहा था यहां से कि G1 और E2 इंटू यह H1 और यह E2 का इनवर्स, यह एलिमेंट है। यह भी एलिमेंट जब लेंगे तो मान लो यह सब ग्रुप है बाबू, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट था कि A और B अगर एलिमेंट है H का, तो A इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट H का। तो यहाँ करा G1 क्रॉस यह एक सेट था E2, तो यह जो एलिमेंट होना चाहिए इसको सॉल्व करके, तो इसका भी मान आ जाना चाहिए था, सब ग्रुप है। तो मान लो G1 और H1 का इनवर्स एक साथ E2। तो मान लो आपने पढ़ा था कि यह एलिमेंट है और यह इनवर्स एलिमेंट है। जब यह इनवर्स एलिमेंट है तो अलग अलग अगर आप लोग, और हम जानते थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो कि यह G1 और यह E2 इंटू जगह H1 का इनवर्स E2 का इनवर्स, यानी E2 ही हो जाएगा, क्योंकि यह E1 E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर मैंने कहा था कि जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो पहला एलिमेंट के साथ, याद है, यह हो जाएगा G1 और यह H1 का इनवर्स E2 इंटू E2। और हम जानते थे यह G1 और यह हो जाएगा H1 का इनवर्स यह E2। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E गुना E बराबर E ही होगा, ठीक ना। यह एलिमेंट हो गया। फिर मान लेते हैं यहां से, चूंकि यह G1 अगर एलिमेंट है G1 का,
एंड यह H1 एलिमेंट है, H1 भी एलिमेंट है अगर G1 का, तो आप कह सकते हो इसका मतलब यह H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट G1 का। इनवर्स लॉ से यह हो गया इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इनवर्स लॉ से यह हो जाएगा इनवर्स लॉ के अनुसार। तो आप यहां से कह सकते हो यहां से कि मान लो G1 एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, इसलिए आप यहां से कहेंगे फाइनली कि इफ G1 एलिमेंट है G1 का और यह H1 का इनवर्स एलिमेंट है G1 का, तो इंप्लाइज दैट G1 इंटू H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट G1 का, इनवर्स लॉ से। इसलिए यहां से कह देंगे हम लोग यह जो एलिमेंट लिया ना, इसका मतलब यहां से कहेंगे बाय इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुना के केस में यह हो जाएगा G1 और H1 का इनवर्स, और यह E2 यह एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का। इसका मतलब यह सब ग्रुप हो गया G1 क्रॉस G2 का। ना लिखवा है, ऑफिस में है उसे। इसका मतलब हो गया कि यह सब ग्रुप है नहीं, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग कि देयरफॉर G1 क्रॉस यह एक सेट है E2 इतना इज ए सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 का। अब नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, हो गया बुआ, ये तो सब ग्रुप ले लिया। अब नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, देखो करा फोर नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसे मान लेते हैं कि लेट G1 और G2 अगर एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं एंड यह H1 और यह E2 एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का। तो अब यहां से क्या लेंगे, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपने लिया था x इनवर्स A इंटू एक्स, तो मान लेते हैं अगर यह x है तो यहां से कहेंगे यह हो जाएगा G1 कॉमा G2 और यह एलिमेंट हो गया H1 कॉमा E2, इसका हो जाएगा इनवर्स G1 कॉमा G2 का इनवर्स। ध्यान दिया प्रियांशु, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो यही ना आप लेते थे यहाँ पर
कि ए इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स एक्स इंटू ए, यही चीज मैंने यहां से लिखा। अब बताइए, यहां से फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो आप पढ़ चुके हो ना, अगर यहां से यह कोई भी एलिमेंट है तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ए इंटू बी, तो पूरे का इन्वर्स अलग इन्वर्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, यहाँ से हो जाएगा G1 और G2 इंटू H1 और E2, और यह हो जाएगा अलग अलग इन्वर्स, हो जाएगा G1 का इन्वर्स और G2 का इन्वर्स। अब यहां से अगर हम लेंगे, अगर यहां से लेंगे तो हम लोग यहां से कह ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि हम लोग जानते थे कि G1 H1 और G1 का इन्वर्स एलिमेंट है G1 का, इसलिए यहां से कहेंगे G1H इंटू G इनवर्स एल्सो एलिमेंट है G1 का, गुना केस में। तो मान लो अगर यहां से हम लेते हैं तो यह हो जाएगा G1 H1 G1 H1 और G1 का इनवर्स एक साथ, यह हो गया G2 E2 और G2 का इनवर्स। ये दो एलिमेंट अगर एक साथ लिया तो हम लोग यहाँ जानते थे A इंटू ई बराबर ए, तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो G1 H1 और G1 का इनवर्स, और यह हो जाएगा G2 इंटू G2 का इनवर्स, यह हो जाएगा G1 H1 G1 का इनवर्स, इसका मतलब हो जाएगा E। तो G2 और G2 का मतलब मान लो यह E2 हो गया, ठीक है। इसके जगह आप लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एक ही ब्रैकेट में ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ऐसे यह लिया तो आप इसको लिख सकते हो आप कि G1 H1 G1 का इनवर्स कॉमा G2 और G2 का इनवर्स, यह हो गया G1 H1 और G1 का इनवर्स, इसका मतलब हो गया E2। यह एलिमेंट आ गया G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का, तो कह देंगे यह नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर G1 क्रॉस यह एक सेट E2 इतना इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द सेट, हो गया G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का ग्रुप हो गया। अब लेंगे आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। मतलब दो क्वेश्चन हो गया, उसी का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, तो खाली ऑर्डर पे चेंज कर देंगे। क्लियर, 3 क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन था, लेकिन एक बार सब ग्रुप कह रहा था, एक बार नॉर्मल सब ग्रुप कह रहा था, एक बार आइसोमॉर्फिज्म कह रहा था। गप नहीं कर बाबू।
हाँ वो तो बाकी अलग है ना, दू का थ्योरम बाकी था ना पेपर 5 में। हाँ सभी एमएससी में पढ़ा रहे हो वीडियो, तो वो लिंक भेज देंगे, आप अथी कर देंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं बुआ, अब आइसोमॉर्फिक चेक करना था, ठीक है। देखो फिर अब यहां से लेते हैं हम लोग 4G1 क्रॉस, यह एक सेट है ई, तो इतना इज, गप नहीं कर बाबू, इज आइसोमॉर्फिज, या आइसोमॉर्फिज कहो या आइसोमॉर्फिक टू G1, यह प्रूफ करना। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, इसका मतलब ही ना हुआ यहाँ से कि मान लिया यहाँ से कि लेट यह फाई एक फंक्शन है, तो G1 क्रॉस यह एक सेट है E2 टेंड्स टू G1 एंड डिफाइंड एज, यह फंक्शन है फाई और यह हो गया G1 और यह E2 बराबर है G1, पहला एलिमेंट। तो यह आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 यह 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम दो फंक्शन अगर यहाँ से मान ले कि लेट यह एक फंक्शन है फाई G1 और E2 बराबर यह एक फंक्शन है फाई H1 और E2। तो बुआ यहाँ क्वेश्चन दिया कि यह फंक्शन है फंक्शन ऑफ फाई इंटू इतना, इसका मतलब क्या है, जो पहला नियामक वह है, इसका मतलब ये जगह G1 बराबर H1, तो ये बराबर हो गया, तो G1 H1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अनुसार आप इसको लिख सकते हो, इसका मतलब G1 और यह E2 बराबर है यह H1 और E2, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन आ गया। हो गया, यह 1 1 फंक्शन आ गया। 1 1 के बाद अब लेते ऑन्टो फंक्शन, लिख लिया। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए यहाँ पर लेंगे बाबू 4 ऑन्टो, तो ऑन्टो फंक्शन के लिए लिखोगे कि वी कंसीडर एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी हम एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो यह K1, यह K1 क्या है, एलिमेंट है G1 का, ठीक ना। तब यहां से कहेंगे देन देयर
exist its free image, यह हो गया K1 और यह E2 एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का। तब यहां से कहेंगे हम लोग सच दैट इस प्रकार यह फंक्शन फाई यह है K1 और E2 बराबर है K1, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज ऑन टू, यह फंक्शन ऑन टू आ गया। अब होमोमॉर्फिक चेक करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब लेंगे बाबू होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म लो लिखो, वो तो घर लिख लेगा। आए पैसा दिया ऑफलाइन के ऑनलाइन का है, हल्ला करता है तो पर लिख ले यार, तब सता रहेंगे। लिख ले यार। बुआ होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन था कि फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए फंक्शन ऑफ फाई बी। तो यह ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट मानना पड़ेगा नहीं। तो हम यहां से मान लेते हैं कि लेट यह है एक G1 और E2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट मान लिया H1 और E2, यह एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का। इसलिए यह फंक्शन लिया, मान लो फंक्शन ऑफ फाई, और यहाँ पर यह एलिमेंट है G1 और यह E2, ठीक है, इनटू यह H1 और E2। मान लो यह एलिमेंट है बुआ, मान ले ये दो फंक्शन लिया तो इतना बराबर होना चाहिए ना। मान लो यह ए है ई बी है तो फंक्शन ऑफ फाई ए बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए फंक्शन ऑफ फाई बी। तो मान लो यह गुना केस में लिया तो आप इसको क्या पढ़े थे, यह फाई, और जब इसको गुना करेंगे, जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो पहला नियामक के साथ दूसरा नियामक के साथ, यह हो जाएगा G1
और यह H1 नहीं हुआ, और यह हो जाएगा E2 इंटू E2। ध्यान दिया। अब बताइए यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई, यह G1 और H1, और यह E2 तो यह E2। तो अब आप बताइए जब फंक्शन आपने लिखा था तो यहां से फंक्शन फाई G1 H1 बराबर, तो फंक्शन सिर्फ पहला टर्म लिया था, नहीं समझा। जब आप यहां माने थे कि यह एक कोई फंक्शन मान लिया, फंक्शन ऑफ फाई G1 E2, तो सिर्फ G1 लिखे थे। इसका मतलब पहला नियामक, तो पहला नियामक का मतलब हुआ कि इसका मान यहां से आप लिख सकते हो यह G1 इंटू H1, तो G1 को आप लिख सकते हो ना, अभी फंक्शन ऑफ यह G1, तो G1 को आप लिख सकते हो ना फंक्शन ऑफ फाई 1, मान लो G1 और यह E2, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाई 1 नहीं, सीधे फाई ना लिखा रहे, तो फंक्शन ऑफ फाई इंटू इतना फंक्शन ऑफ फाई H1 और E2। इसका मतलब यह होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। जब यह होमोमॉर्फिज्म है तो तीनों केस के रूल को पालन कर गया। तो आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब यह हो गया कि हैंस यह जो फंक्शन है फाई सच दैट G1 क्रॉस यह एक सेट E2 इतना टेंस टू G1, इतना इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है। या दूसरे केस में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यह G1 क्रॉस यह एक सेट E2, यह एक सेट हो गया यह E2 सिमिलर G1, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको किताब में। हो गया प्रूफ। इसी में एक और पाथ दिया सेकंड पाथ, तो सेकंड पाथ वैसे खाली ऑर्डर पे चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर लिया G1 क्रॉस E2 और वहां पर लिया E1 क्रॉस G2, तो E1 वाला एलिमेंट पहले मानेंगे। तो सेकंड पाथ बना सकते हैं, हल्का हिंट कर देते हैं। कहिएगा तो हम बना देते हैं। बाबू भुतला गया, लिख लिया। देखो अब इसमें क्या कर रहा था आपका, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर क्या दिया है आपका, सेकंड पार्ट दो क्वेश्चन था, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर दे दिया था क्वेश्चन हम लोग को कि यह E1 क्रॉस यह एक था। सेकंड पार्ट में क्या है बाबू कि E1 यह एक सेट है क्रॉस G2। इससे पहले क्वेश्चन लिया आपको तथा G1 क्रॉस E2, यहाँ पहले सेट है, तो सेकंड के अनुसार क्या माने थे आप कि सेकंड एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे, और यहाँ पर यह G2 है, तब यहाँ से क्या मानेंगे आप, एलिमेंट मानोगे तो एल्सो लेट यह जो एलिमेंट है तो यहाँ E1 लेंगे हमेशा, यहाँ से मान लेते हैं यह E1 और यह G2, और दूसरा एलिमेंट मान लेंगे E1 और H2, यह एलिमेंट है यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। तो सेम क्वेश्चन है आशीष, आप बना सकते हो, खाली ऑर्डर पे चेंज किया यहाँ पर। हमको लगता है कि बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कहिएगा तो हम पहले वैसे सब ग्रुप लेंगे, मतलब सेम बना सकते हो, खाली ऑर्डर पे चेंज किया, G1 के जगह G2 ले लिया, E2 के जगह E1 ले लिया, वही है कि ऑर्डर पे चेंज कर दिया। ध्यान सो
तो बाबू ये होगा कि हम बना दे, कुछ नहीं, खाली ऑर्डर पेयर चेंज करो। मतलब पैसा दिया हमने तो हम ही से बनवाएगा, तो तू कुछ नहीं बनाएगा यार। वो तो वो तो भाई ऑफलाइन दिया तो ऑफलाइन पढ़ेगा, ऑनलाइन जैसे नहीं लिखेगा वो। तुम हल्का तुम नहीं लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन है बाबू, खाली ऑर्डर पेयर चेंज किया। चलिए चलो, तो पहले सब ग्रुप लेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे। तो सब ग्रुप के लिए क्या पढ़े थे आप कि ए और बी अगर एलिमेंट है तो ए इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट। तो मान ले यहाँ दो एलिमेंट मान लिया, यह ए है यह बी है, तो सब ग्रुप के लिए यहाँ से क्या कहेंगे, नाउ लिखवाओ तेजी में। यह हो गया E1 कॉमा G2 इंटू यह हो जाएगा E1 कॉमा H2 का इनवर्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे बाबू, यह E1 और G2 इसका तो E1 का इनवर्स तो E1 न हो जाएगा, यह E1 H2 का इनवर्स। अब दो ऑर्डर पेयर को गुना कर, तो पहला नियामक पहला E1 इंटू E1 ये हो जाएगा G2 इंटू H2 का इनवर्स। इसका मतलब हो गया E1 ये हो जाएगा G2 और H2 का इनवर्स। ठीक है, इससे मालूम चल गया कि यह E1 या G2 H2 का इनवर्स है। तो हम लोग यहाँ से जानते थे, चूंकि अगर मान लो G2 अगर एलिमेंट है G2 का एंड और यह H2 एलिमेंट है G2 का, तब आप यहाँ से कह सकते हो यह H2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट G2 का, इनवर्स लॉ से। तो इसके अनुसार सेम क्वेश्चन है, खाली ऑर्डर पेयर चेंज किया। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि G2 और H2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट G2 का। लिखते भी जाएंगे। यह हो गया, तो यहां से कहेंगे इनवर्स लॉ से, बाय इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स लॉ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना के केस में लिया, तो इनवर्स लॉ से आप यहाँ कह सकते हो, इनवर्स लॉ से यह हो जाएगा E1 कॉमा G2 और H2 का इनवर्स। यह एलिमेंट है, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एक सेट है E1 क्रॉस G2, इतना इज ए सब ग्रुप, यह सब ग्रुप है G1 क्रॉस G2 का। अब लेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, खाली ऑर्डर पेयर चेंज किया बाबू। वहां पर लिया था आइडेंटिटी एलिमेंट बाद में, यहां पहले ले रहे हैं। कभी कभी आपको अकेले पूछेगा, हम दोनों क्वेश्चन एक में लिख दिया था। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं था, सिमिलरली खाली ऑर्डर पेयर चेंज कर देते हैं। अगर दोनों एक साथ पूछेगा भी ना तो एक को प्रूफ कर लेंगे, लास्ट में लिख देंगे सिमिलरली वी मे प्रूफ द सम रिजल्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी E1 क्रॉस G2, खाली ऑर्डर पेयर को चेंज करके। खाली पहला केस ही प्रूफ किया हुआ है, खाली ऑर्डर पेयर को चेंज किए। चलिए अब यहां पर लेते हैं, अब लेंगे नॉर्मल सब ग्रुप फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। तो बाबू नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या माने, लेट
G1 और G2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, एंड यहाँ मान लिया E1 और यह H2 एलिमेंट है, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। इसीलिए जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो G1 और G2 इंटू E1 इंटू H2, और यह ले लिया G1 और G2 का इनवर्स। तो आप इसको लिखेंगे G1 और G2 लिखते जाएंगे, यह हो गया E1 और H2, यह हो जाएगा G1 का इनवर्स और G2 का इनवर्स। फिर आप इसको लिख सकते हो G1 E1 और G1 का इनवर्स, और यह हो जाएगा G2 H2 और G2 का इनवर्स, ठीक ना। तो G1 E1 का मतलब यह हो गया G1 और G1 का यह हो गया G2 H2 और G2 का इनवर्स। इसका मतलब यह हो गया E1 कॉमा, यह हो गया E1 कॉमा G2 H2 और G2 का इनवर्स। यह एलिमेंट है, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का, इसलिए कह देंगे कि यह नॉर्मल सब ग्रुप आ गया। इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह हो गया देयरफॉर यह एक सेट है E1 क्रॉस G2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 का। यह नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब फिर आइसोमॉर्फिक चेक करेंगे। हो गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे बाबू, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तो खाली ऑर्डर पेयर को चेंज करेंगे। यहाँ से क्या लेंगे अब, फिर 4 यहाँ पर लिया आपने, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 इन्हें लिया था, E1 क्रॉस G2 इतना इज आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक भी लिख सकते हो, आइसोमॉर्फिक टू G2।
U1 क्रॉस इतना। तब यहाँ से कोई भी फंक्शन अगर मान लेते हो आप, यहाँ से मानते हैं हम लोग कि लेट यह फाई एक फंक्शन है, यह एक सेट U1 क्रॉस G2 टेंड्स टू G2। इसका मतलब मान लेते हैं यह एक फंक्शन है फाई और यह है U1 और G2। इसका मतलब सेकंड नियामक हो जाएगा G। तो यहां से अब चेक करेंगे, यह होना चाहिए 4 1 1 फंक्शन। फिर यहाँ पर चेक करेंगे 4 ऑन्टो फंक्शन, नहीं बाबू। फिर यहाँ पर चेक करेंगे 4 होमोमॉर्फिज्म। अगर तीनों केस को पालन कर जाएगा तो यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन के लिए 2 एलिमेंट मान लिए, कुछ भी 2 एलिमेंट हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं यहां से कि लेट 2 एलिमेंट मान लिया, तो हम मान लेते हैं यह U1 और G2। फिर मान लिया U1 और H2 यह एलिमेंट है, यह एक सेट U1 क्रॉस G2 का। ठीक है, तो 1 1 के लिए यहां से लेते हैं हम लोग कि यह फंक्शन ऑफ फाई 1 1 के लिए कि यह फंक्शन ले लिया। तो 1 1 के लिए फंक्शन ऑफ फाई यह U1 और G2 बराबर फंक्शन ऑफ फाई U1 और H2। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका मान आप क्या लिखोगे, G2 यह हो जाएगा H2, इतना बराबर यह आ गया। यह G2 को आप लिख सकते हो U1 को, इसको आप लिख सकते हो कि U1 G2 बराबर यह U1 H2। इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह फाई इज 1 1, यह 1 1 फंक्शन है। लिखिए तो चारे पेज का चैप्टर हम लेके एक एक क्वेश्चन पूरा बता रहे हैं। हो गया बुआ। अब ऑन्टो लेंगे, तो ऑन्टो के लिए लिखिए तो ऑन्टो फंक्शन में लिखा जाए कोई भी एलिमेंट, लैंग्वेज ही लिखाते, वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, आप लिखे भी थे। तो इसी लिखो वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मान लेते यह केतु यह एलिमेंट है G2 का। तब कह रहा देयर exists its free image या U1 K2
यह भी जो है ना यह एलिमेंट होता है, यह एक सेट U1 क्रॉस G2 का। तो यहाँ से कहेंगे सच दैट इस प्रकार फंक्शन ऑफ फाई U1 और K2 बराबर हो गया K2, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज ऑनटो, यह ऑनटो है। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए हम यहाँ से मान लिया कि लेट वही एलिमेंट मान लिया U1 और G2 और मान लिया U1 और H2 एलिमेंट है, यह एक सेट U1 क्रॉस G2 का। तब करा कि यह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तो इसलिए यहां से क्या कहे थे, पर लिख लो इसको। हो गया बुआ। अब बताइए, तो लंबा क्वेश्चन था लेकिन बारीकी से देखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। अब मान ले यह होमोमॉर्फिज्म चेक किया, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ से क्या लिया, इसीलिए फंक्शन ऑफ फाई, दो एलिमेंट मान लो E1 और G2 इंटू E1 और H2, इसको आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ फाई, जब गुना पहला एलिमेंट हो जाएगा E1 इंटू E1 और G2 इंटू H2, इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ फाई यह E1 और G2 H2। तो क्वेश्चन के अनुसार दूसरा नियम, तो यह हो जाएगा G2 इंटू, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो ना, यह हो जाएगा G2 और H2 क्या, तो यह G2 को आप लिख सकते हो ना फंक्शन ऑफ फाई यह E1 इंटू G2, इसको लिखे फंक्शन ऑफ फाई E1 इंटू H2, तो नहीं हो गए फंक्शन ऑफ फाई A इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई A फाई बी। इसका मतलब हो गया देयरफॉर यह फंक्शन फाई इज होमोमॉर्फिक, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। जब यह होमोमॉर्फिज्म है, जब यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब यह जो फंक्शन है तो यह होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसलिए आप यहां से कहेंगे देयरफॉर, इसलिए आप यहां से कहेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ फाई सच दैट यह एक सेट है U1 क्रॉस G2 टेंस टू G2, इतना इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यह आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है। इसका मतलब दूसरे केस में कहेंगे दैट इज यह एक सेट है U1 क्रॉस G2 सिमिलर है यह G2 का, प्रूफ हो गया। लंबा है थोड़ा, देखिए आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। तो क्वेश्चन लंबा है। फिर एक रह गया इसमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, 2 ही पेज का, एक क्लास और लगेगा। फिर साइरो ग्रुप अलग हो गया, साइरो थ्योरम, इसी में आ जाता है कुशी और साइरो थ्योरम।
तो लंबे क्वेश्चन है। लिख लिया। देखो परिभाषा लिखो, क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। बुआ बताए थे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में बताए थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक होता था इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन लिखा था, थोड़ी प्रूफ हो पाएगा बाबू। अभी कितना समय लगा? 45 मिनट लगा, पता नहीं, मैं 2 क्वेश्चन था तो लंबा थ्योरम है। बुआ तो बताए थे हम आप लोग को कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक होता एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो हम बताए अभी तक आप लोग को, गप नहीं करो बाबू, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक होता था इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। उसी पर बेस क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 2 ही पेज का चैप्टर है। देखिए 1 क्लास लगेगा आपको तो अच्छी तरह पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन भी लिखेंगे तो सॉल्व कल ही होगा, बात समझ ना। ठीक है, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का परिभाषा लिख लिया जाए। लिखो, एक होता बाबू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसका परिभाषा सिर्फ लिखो। मान लिया H1 और H2 कोई भी 2 सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, वह इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा तो क्या कॉन्सेप्ट है, लिखा जाए। इसका परिभाषा है, डिफिनीशन। हम मान लिया यहां से कि लेट H1 एंड H2 बी द एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, तब करा देन जी इज
said to be an internal direct product of H1 and H2। इसका मतलब हो गया दैट इज यह G बराबर H1 इंटू H2। डायरेक्ट G बराबर H1 इंटू H2। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया H1 इंटू H2, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खाली बोलता यार कि पढ़ोगे यार, अरे नेगेटिव थिंकिंग करता है यार, हल्ला करता। कह रहा इफ पहला नंबर कि एवरी एलिमेंट ऑफ H1 commutes with every elements of H2। second number, every element of G is unique या यूनिकली एक्सप्रेस या एक्सप्रेसेबल, जो भी लिखो एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ H1 and an element of H2। छोटा क्वेश्चन के लिए सब लंबे है थ्योरम। आइसोमॉर्फिज्म सबसे लंबे लिख लो।
मतलब है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक एक्सप्रेसेबल या एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। कहने का मतलब कोई भी ग्रुप है जी, तो जी बराबर अगर उसको एक्सप्रेस करोगे तो H1 गुना H2 यूनिक। कैसे पढ़ा था आपने मैट्रिक्स में कि एक मैट्रिक्स को विस्तार करके दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, एगो सिमेट्रिक एगो स्क्यू सिमेट्रिक। करा एक ग्रुप को विस्तार करके दो ग्रुप में लिखना था, H1 गुना H2, यानी जी बराबर है H1 क्रॉस H2 का। हमेशा यह मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है, ठीक ना। सब थ्योरम लंबे हुई खोज रहे। लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन करा कि इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो। करा G1 G2 अलग अलग दो ग्रुप है तो प्रूफ करना है कि G1 क्रॉस यह एक सेट है E2 इंटरसेक्शन यह E1 क्रॉस G2 इतना बराबर होता है E1 और E2। क्या हो गया, which is the identity एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस यह G1 क्रॉस G2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या करा कि G1 G2 लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि हम 3-4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। करा G1 और G2 दो ग्रुप है तो प्रूफ करना है G1 क्रॉस E2, अभी पढ़े E1 क्रॉस G2 दोनों का इंटरसेक्शन बराबर होगा E1 E2। E1 E2 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, G1 क्रॉस G2, G1 के लिए E1 और G2 के लिए E2। पढ़े थे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। जब ये दो ग्रुप है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका से हम इसको प्रूव करेंगे। देखो हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि यह है, आपने कैसे पढ़ा था, मान लो यह भी एक सेट है यह भी एक सेट है और इंटरसेक्शन है, तो यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, नहीं यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो अब यहां से कह रहा कि यह एक सेट दिया है और यह इंटरसेक्शन के केस में है, इतना बराबर यह प्रूफ करना, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। जब यह क्रॉस प्रोडक्ट में है तो हमेशा इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा, हमेशा इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा। तो हम यहां से अगर मान ले लिखिएगा लेट, मान लो G और H अगर एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का इंटरसेक्शन यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का, तब आप यहां से कह सकते हो देन G और H यह एलिमेंट है G1 क्रॉस यह E2 इंटरसेक्शन यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का बुआ, तो यह एलिमेंट है इसका। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ये ना पढ़े थे। मान लो यह A है ये B है,
तो यह x एलिमेंट है ए का, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो आप इसको कह सकते हो ना यहाँ से, यह हो जाएगा G और H, कॉमा है, यह हो गया G और H एलिमेंट है G1 क्रॉस यह एक सेट E2 का, एंड फिर यह हो गया G और H एलिमेंट है यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। G2 का इतना लिख सकते हो। अब यहां से आप कह सकते हो पहला एलिमेंट पहला सेट का, तो यह हो जाएगा कि G एलिमेंट है G1 का, और क्रॉस के जगह एंड लिखो या कॉमा लिखो, नहीं बाबू कॉमे लिख दो, ये जगह H एलिमेंट है E2 का, और यहाँ हो गया एंड, यह हो गया G एलिमेंट है E1 का, कॉमा और H एलिमेंट है G2 का। तो अब बताओ यहाँ से G एलिमेंट है G का, अति G1 का, और H एलिमेंट है G2 का, और H एलिमेंट E2 और G एलिमेंट E1। तो यह H और G जो है ना, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम जानते थे अगर दो ग्रुप अगर आपस में बराबर है तो पहला नियामक के बराबर होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि G एलिमेंट है G1 का और G एलिमेंट है E1 का, जब सेम एलिमेंट अगर यहाँ पर है, सेम एलिमेंट अगर यहाँ बराबर है, तो आप यहाँ से कह सकते G1 का भी है बुआ, यह G1 का भी है और G E1 का भी है। इसका तो दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। यहाँ G है, देखो यह G है E1 का और G है, अच्छा यहाँ G है E1 का, और यह H है कहाँ, यह H है G2 का, नहीं है। मतलब जब यह हम इसको तोड़ेंगे बाबू, जब यह ऑर्डर पेयर में है तो पहला नियामक पहला एलिमेंट के बराबर, दूसरा नियामक दूसरा एलिमेंट के बराबर। तो मान लो G और H एलिमेंट है G1 क्रॉस E2 का, G और H एलिमेंट है E1 क्रॉस G2 का, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से कह दिया कि G एलिमेंट G1 का और H एलिमेंट E2 का, क्रॉस की जगह एंड लिखो या कॉमा लिखो, फिर यहाँ पर हो गया G एलिमेंट E1 का और H एलिमेंट G2 का। आइडेंटिटी एलिमेंट हो चाहिए। तो अब बताओ जब यहां से लिया बाबू तो हम देखें यह G एलिमेंट है G1 का और G एलिमेंट E1 का, तो E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि G बराबर E1 और E1 एलिमेंट G का, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया यहाँ से और यहाँ से। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब G बराबर E1, यह एलिमेंट है G1 का। मान लो यहाँ है H एलिमेंट है E2 का और H एलिमेंट है G2 का, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप यहाँ से कह सकते थे एंड यह H बराबर E2 यह एलिमेंट है G2 का, इतना लिख सकते हो। तो अब बताइए आप, जब यह दोनों अगर आपस में बराबर है, अगर यह दोनों एलिमेंट अगर आपस में बराबर है, तो हम लोग यहां से कह सकते थे, यहां से इसका मतलब यहां से कह सकते थे आप, यहां से यह हो गया कि G और H बराबर यह हो गया E1 और E2, यह एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। दोनों को कार्टेशियन पद्धति गुना केस में लेते ही ना होगा G1 क्रॉस G2, तो E1 E2 और G और H हमेशा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लेते थे इस तरह से। तो ये कह रहा कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E1 E2 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देखिए यहां से प्रूफ हो गया, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर आइडेंटिटी
एलिमेंट या E1 और E2 ऑफ किसका एलिमेंट हो गया, या G1, यह हो गया G1 क्रॉस G2 का, यही एलिमेंट यहां से लिखेंगे तो यह हो जाएगा G1 क्रॉस, यह एक सेट E2 का इंटरसेक्शन, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। इसलिए यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आप यहां पर कह सकते हो, इसका मतलब यह हो गया कि E1 और E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, यह आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन टू G1 क्रॉस, यह एक सेट E2 एंड यह एक सेट E1 क्रॉस G2 हो गया प्रूफ। क्या कि इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे, तो E1 E2 दोनों में कॉमन आ गया। चलिए रहने दीजिए।